जी सबसे पहले तो माज़रत कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ पहली क्लास में ही। बस थोड़ा सा गाड़ी में इशू आ गए थे। अच्छा जी, तो आज हमारी पहली क्लास है PRC 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। और सब्जेक्ट पे आने से पहले थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप मुझे जान सकें और मैं आप लोगों को जान सकूं, तो एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहे थ्रू आउट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। ओरिएंटेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ओरिएंटेशन में सब थे, ठीक है। तो आई थिंक दोबारा से इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अपना नाम मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों को एटलीस्ट मेरा नाम याद रहे। अच्छा, दूसरा ना मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अपना फ़ोन नंबर। रीज़न ये है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि ज़ाहिर है आप लोगों की स्टार्टिंग है, आप लोगों को कुछ क्वेरीज़ होती हैं, कुछ पूछना होता है, तो आप लोग जो है वो आराम से जो है ना वो मुझे मैसेज करके कोई भी किसी भी हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए हो, ठीक है, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। वैसे तो हम अभी जो है वो कुछ टाइम बाद अपना एक ग्रुप बना ही लेंगे जिसमें हमारी डिस्कशन हो रही होगी स्टडी रिलेटेड, लेकिन फिर भी अगर आपको ग्रुप में नहीं, आपको वैसी कोई बात पूछनी हो, कोई गाइडेंस लेनी हो, तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा जो है वो मुझे अपने बारे में वन बाय वन थोड़ा सा बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को भी थोड़ा जान सकूं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, क्या बैकग्राउंड है? इंटर करके आए हो, इंटरमीडिएट से हो? मैं पहले ए लेवल्स में था। ए ठीक है। लेवल्स में मैंने मेडिकल में डाला था, लेकिन जब मैंने उसके बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं बना मेडिकल में, अच्छा अच्छा, MBBS में। सही। तो फिर क्योंकि मेरे पास मैथ्स तो नहीं थी, तो मैं अब स्विच तो नहीं कर सकता था किसी और चीज़ में। और अगर मैं CS भी करता तो मुझे फिर नेक्स्ट ईयर मई जून में मुझे मैथ्स का पेपर देना पड़ता, और फिर मुझे उसके बाद जो है फर्दर अप्लाई करना पड़ता सही आगे वगैरह। तो फिर सही मैंने सही कहा कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में तो चला CA ही है, सही तो सही मैंने सही। CA में एडमिशन लिया। चलो चलो, बेहतरीन है। यानी मैथ्स वैसे तुम्हारी अच्छी है, यस, काउंटिंग मैथ्स मैंने मैथ्स। पढ़ी है, अच्छी नहीं अच्छा पढ़ी अच्छा, है। चलो अच्छा है फिर तो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अरीज़ा। जी अरीज़ा, आप साइंस बैकग्राउंड से हो? इंजीनियरिंग। नॉर्मली मैंने वैसे यही नोट किया है कि CA में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं या तो वो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं या वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, तो आप इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग से, ठीक है जी। आपका क्या नाम है? वरीशा। वरीशा, आपका भी यही बैकग्राउंड है, साइंस? चलें, शुक्र है कोई तो कॉमर्स से आया। और कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट रहा है इकोनॉमिक्स से? हाँ हाँ हाँ, ओवरऑल वैसे यही रिस्पॉन्स रहता है इकोनॉमिक्स के हाल से। जी, आपका क्या नाम है? फ़ज़ी सिद्दीकी। जी, आपका बैकग्राउंड क्या है? इंटरमीडिएट, साइंस? कॉमर्स, चलें ठीक है। जैन सिद्दीकी जी। आप दोनों भाई तो नहीं हैं? अच्छा, गुड। हाँ जी, कॉमर्स बैकग्राउंड ही आपका। अमीर बशीर। आपका क्या, आप कराची से ही हो? हाँ, पता लग रहा है तो ये अभी आप CA के लिए आए हो? अच्छा, ग्रेट। क्या बैकग्राउंड है आपका? प्री मेडिकल, सही। अच्छा, वैसे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मज़े की बात मैं बताऊं, अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, उन्हें होता है यार हम CA में आ रहे हैं। CA में मोस्टली जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड डायरेक्ट काउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, आगे जाके तो फिर आपके सब्जेक्ट्स लॉ भी आप पढ़ोगे, ऑब्वियसली टैक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ रहे थे उनको देखकर स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि कॉमर्स वाले फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों को, मुझे इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप लोगों से शेयर करूं, मुझे ज़्यादा खुशी जब होती है जब इंजीनियरिंग या मेडिकल का बच्चा आ रहा होता है मेरे पास। रीज़न जो है ना उसकी दो हैं। एक ये कि जब आपने कुछ पढ़ा हुआ होता है ना, जब जिन स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ पढ़ा हुआ होता है ना, कुछ कुछ याद होता है, तो वो अपनी लड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और क्या कहते हैं, उनके आधे अधूरे कॉन्सेप्ट होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि जैसे तो हमें तो आता है। तो एक होता है ना कि जब आपको होता है यार हाँ ठीक है ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते उस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये होती है, मतलब मुझे ज़्यादा बेहतर वो लगता है कि एक बच्चा जिसको बिल्कुल नहीं पता इकोनॉमिक्स का, उसकी बेस बनाना और उसको एक लेवल पर लेकर आना वो ज़्यादा बेहतरीन रहता है।
दूसरा मैंने नॉर्मली, ये मैं बिल्कुल वो नहीं कह रही, बाइसनेस नहीं शो कर रही, कोई कॉमर्स के बच्चे ये ना सोचें कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ज़्यादा होते हैं थोड़े से, ठीक है ना, लेकिन वो पता चल जाएगा अभी थ्रू आउट कि कैसा रहता है। तो ये वाला सीन है। तो इंजीनियरिंग मेडिकल वाले भी जो है ना वो बिल्कुल आराम से चिल होके बैठें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा मैंने जो है, अच्छा आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जिस नाम से जो है वो आ रहे हो ऑनलाइन लेने के लिए, वो आपका अपना प्रॉपर नाम हो, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों को मुखातिब सही से कर सकूं। तो अब अभी जो इन्होंने ज्वाइन करा है, अब आपका नाम खान के नाम से आ रहा है, तो अब आपका फुल नेम क्या है वो भी मुझे बता दीजिएगा, और कोशिश करें उसी नाम से फिर आप जो है वो लॉगिन करें। अच्छा तो सीन ये है कुछ कि इकोनॉमिक्स पे भी तो अभी आ ही जाते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, बना क्यों, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा होता है वो अक्सर कहते हैं कि पढ़ क्यों रहे हैं आखिर, ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहले मैं देखती हूँ कि इसमें थोड़े से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं, क्योंकि मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। तो थोड़ा सा जो है वो मैं आप लोगों को फेमिलियर करूं। अली ख़ान, ठीक है जी, कि ये तो आ गई हमारे पास PRC 3 की बुक। ये वो बुक है जो आईकैप, मैंने आप लोगों को बताया था कि आईकैप हर सब्जेक्ट की एक बुक खुद देता है ताकि एक सिलेबस का आइडिया हो सके और हम उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा पहले मैं आपको मज़े की बात बताऊं, शायद आप लोगों को ये बात पता ना हो कि जैसे आप लोगों को ये तो पता है कि सेकंड जो लेवल है CA का वो कैफ़ है। पहले जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था वो कैफ़ में आया करता था, यानी जब मैंने CA में पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस वक्त इकोनॉमिक्स जो है वो PRC लेवल पे नहीं था, पहले तो PRC था भी नहीं, AFC था, वो कैफ़ का सब्जेक्ट था। अब जब कैफ़ में ये सब्जेक्ट था तो उस वक्त ये होता था कि इसका जो पेपर आया करता था उसमें सिर्फ 15 मार्क्स के MCQs आते थे, बाकी पूरा पेपर जो है वो आपका जो है वो सब्जेक्टिव होता था, यानी क्वेश्चंस आंसर्स आते थे, और उस वक्त इसकी डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा थी ऑब्वियसली, ठीक है, ज़ाहिर है। फिर आपको पूरे नोट्स मतलब प्रॉपर आपको जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है, ड्राफ्टिंग वगैरह स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। उस टाइम पर मैंने अपनी एक बुक बनाई थी, जैसे नोट्स होते हैं ना कि इजी वर्ड्स में नोट्स, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो उनके जहन में बैठ सकें। लेकिन अब क्योंकि इकोनॉमिक्स का लेवल जो है वो इजी कर दिया गया है आईकैप की तरफ से, और उसको PRC पे लेकर आ गए हैं, 50 मार्क्स के MCQs आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या उनका फॉर्मेट होता है। अब हमारे लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है ना। क्यों? इस वजह से कि बहुत दफ़ा ये होता है, सबसे पहले तो आप ये देखें आपके पास चैप्टर्स आ रहे होंगे, तो इकोनॉमिक्स के आपके पास जो है वो 13 चैप्टर्स हैं, ये 13 चैप्टर्स हमने थ्रू आउट कवर करने हैं, ठीक है ना, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। अब ये बुक फॉलो करना हमारे लिए इस वजह से इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि मैं आपको एक मिसाल दूं कि जैसे फर्स्ट चैप्टर आया नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अब इसमें आईकैप क्या कर रहा है, अब जब MCQs आते हैं ना तो उसमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं रहती, उसमें क्या होता है आईकैप कहीं से भी आपको कुछ भी दे सकता है, यानी फॉर एग्जांपल आईकैप को लगता है कि भाई जो ये वाली लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आईकैप को लगा ये वाली बात जो है ना ये इम्पॉर्टेंट बात है, आईकैप ने इसको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दिया, कैसे, इकोनॉमिक्स डील्स विद द डैश रादर देन ह्यूमन वेलफेयर, या इकोनॉमिक्स डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशंस रादर देन डैश, ठीक है ना। अच्छा इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मैंने अभी टर्म यूज़ करी फिल इन द ब्लैंक्स की, फिल इन द ब्लैंक्स भी जो आ रही होती हैं उसमें भी ऑप्शंस दे देता है वो आपको, तो वो MCQ ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब इस तरह का हो गया है, यानी वो बुक से कहीं से कोई एक सेंटेंस भी उठा के आपको दे देता है, ठीक है ना, MCQs में। तो इस वजह से ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये किया हुआ है कि मैंने आपको बता भी रही थी कि मैंने हर चैप्टर के ना सेपरेट नोट्स बनाए हुए, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास के अंदर आप बुक एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है।
तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने हर चैप्टर के इस तरीके के नोट्स बनाए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, इससे पहले हो रही थी बुक वाली, होनी तो चाहिए यार। अब हो रही है, अभी भी नहीं हो रही, बुलाना पड़ेगा उनको। अच्छा जी, पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये जिन्होंने हमें अभी कोर्स ने ज्वाइन किया है, अली हैदर और अली ख़ान, आप लोग मुझे बताइएगा आवाज़ क्लियर आ रही है? और सॉरी, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैंने आप लोगों से इंट्रोडक्शन नहीं लिया, तो जब तक मैं ज़रा ये स्क्रीन का इशू रिजॉल्व करती हूँ आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? आ गई? अच्छा, आपका नाम माहम है। हाँ यार, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जो है ना अपने नाम से आना, ताकि मैं सही से जो है ना वो प्री मेडिकल कॉमर्स, ठीक है जी। अच्छा, तो ये मैंने नोट्स बनाए, अब ये नोट्स आपके बड़े काम के हैं, क्योंकि देखें आप अब चैप्टर की रीडिंग एक दफ़ा कर लेंगे, लेकिन हर दफ़ा आप पूरे चैप्टर रीड नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल जो है वो आपके पेपर बहुत करीब है, अब आप अगर पूरी बुक रीड करने बैठे, अब आपके पास आपको लगता है इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये समरी नोट्स हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं, कितने देखने में कितने बड़े लग रहे हैं, लेकिन यही जो है वो आपके बिल्कुल स्लाइड्स में जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो काम की बातें हैं, वो सब मैंने इस तरीके से स्लाइड्स में उनको समराइज़ कर दिया है। तो इस तरीके से मैं आपको हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है ना। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो है वो सॉफ्ट कॉपी में ही रखना चाहते हैं, या अगर आप प्रिंट आउट करवाना चाहें तो वो इट्स अप टू यू। वैसे मैं पर्सनली आपको बोलूँगी कि आपके पास बुक ही होनी चाहिए, ये जस्ट आपने जो है ना रिवीजन पर्पज़ के लिए रख लेना है, कि भाई जब बहुत शॉर्ट टाइम हो और रिवाइज़ करने के लिए इतना टाइम ना हो, तो आपने इनको उठा लेना है। हालांकि मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स ने सवाल करना शुरू कर देना है कि मिस अगर बुक ना पढ़ें, सिर्फ ये पढ़ लें, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगी कि आपने बुक को इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है ना। वो बहुत बाद की बात आती है कि जब बहुत कम टाइम रह गया तो फिर वो बात की बात है, ठीक है ना। तो हम क्लास में इन नोट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, लेकिन साथ साथ आपने क्या करना है कि जब आप घर जाएंगे और रिवाइज़ करेंगे कि हमने आज क्लास में क्या पढ़ा, तो आपने बुक को फॉलो करना है, और बुक की कोई बात जो आपको लगे कि ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई, तो फिर वो आप नेक्स्ट क्लास में या ग्रुप में आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, हमें लग रहा है कि हम तो भाई चीते हो गए हैं, ठीक है ना, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आ गए, लेकिन आप जब तक आपको ये बात कंफर्म नहीं हो सकती, जब तक आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व ना करें। और आपको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगी कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत ज़बरदस्त आ गया है, लेकिन अब एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो सिर्फ 2 एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं, 2 एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज़ में जाहिर है कि आपका एक लेवल है, तो आई कैप ऐसे सीधे सीधे सवाल तो नहीं पूछेगा कि फ़लाने ने कौन सी बुक लिखी थी या कब बुक लिखी थी, ऐसे सवाल तो नहीं आएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए जो है वो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने हर चैप्टर के जो हैं वो नोट्स एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए हैं। एक बात मैं आप लोगों को अश्योर करवा रही हूँ कि जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बाद आपको किसी और नोट्स की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मुझे पता है कि जब आप इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आप फ़लाँ कोचिंग के नोट्स, फ़लाँ कोचिंग के नोट्स, और 10 नोट्स अपने सामने फैला के बैठे हुए होते हो कि भाई वो ही बेस्ट रहता है, भाई हर तरफ से तैयारी करनी है। मैंने जो अपने नोट्स प्रिपेयर करें, स्पेशली एमसीक्यू जो प्रिपेयर करे हैं, वो ऑलरेडी आप वाली मेहनत मैंने कर ली है,
ठीक है ना। अब आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने नेट से भी देखना है, मैंने फ़लाँ जगह से भी देखना है, वो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कहीं और देखना है, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कहीं और ना देखें, उससे सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। क्योंकि मैंने जो अपने एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करे वो आईकैप के माइंडसेट को देखते हुए प्रिपेयर करें कि मुझे पता है आईकैप किस तरीके के एमसीक्यूज़ देता है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी मुझे पता है, उसका सब पता है। अब मैं कुछ एमसीक्यूज़ देख रही होती हूँ जो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं मिस फलां के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल हटके होते हैं सिलेबस से ना, तो वो फालतू में परेशान हो रहे होते हैं बैठकर उस पर अपना टाइम लगा रहे होते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यही एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर लें तो ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये तकरीबन फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके 114 एमसीक्यूज़। लेकिन एक दफ़ा आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको क्लियर ना हो। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है कि हमें एग्ज़ाम से या क्विज़ से एक दिन पहले नहीं बैठना, तो ज़ाहिर हम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका तरीक़ेकार ये कि मैं आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी, मैं आपको बता दूँगी कि आज के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद शुरू के 10 एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप जाएंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, 10 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करे, कुछ नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया। फिर इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने कहा अब आप इतने एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो टाइम भी नहीं लगेगा कि एक साथ बैठ के आपको सॉल्व करना है और आपका कवर भी हो जाएगा। सही है जी। तो ये जो है थ्रू आउट हमारा प्रोसेस रहेगा। हर चैप्टर के बाद मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मतलब हो सकता है मैं भूल जाऊँ, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि क्विज़ होना है हमारा। हर चैप्टर के बाद मैं क्विज़ कंडक्ट करूँगी। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं वो मैं देख रही थी कि ग्रुप में भी कुछ कन्फ्यूजन्स चल रही थी कि भाई ऑनलाइन अगर आप लेते हैं स्टार्टिंग में तो फिर वो क्या उसका प्रोसेस होगा क्विज़ वगैरह का। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। मैं रिकमेंड ये करूँगी अगर आप लोग आसानी से आ सकते हैं तो फिज़िकल आकर क्लास लें, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप लोग नहीं आ सकते और आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो क्विज़ का ये है कि मैं आप लोगों को क्या करती हूँ कि फ़िज़िकल अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मैं आप लोगों को हार्ड कॉपी में दूँगी, ठीक है। या फिर हम टाइम अपना सेव करने के लिए क्या करेंगे, मैं गूगल फॉर्म पे आप लोगों को सेंड कर दूँगी और आप लोगों को एक टाइम लिमिट बता दूँगी कि भाई आपने 1 घंटे के अंदर अंदर ये क्विज़ जो है ना वो करना है सबमिट, ठीक है। टाइम हम वो ले लेंगे जो आप सबके लिए सूटेबल होगा, फीजिबल होगा, ठीक है ना। तो वो ऑनलाइन हो या कुछ भी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, आप जस्ट उसको अटैम्प्ट करोगे, सबमिट करोगे, आपके पास मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आप देख लोगे कि भाई आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, जो एमसीक्यूज़ आपको समझ नहीं आएगा वो आप क्लास में पूछ लोगे। तो कोई इसका ये प्रोसीजर है। तो जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई आप लोगों का भी क्विज़ जो है वो इजीली हो जाएगा। बल्कि अक्सर मैं प्रेफर अब करती हूँ कि ऑनलाइन ही लूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। क्लास में फिर हमारी पूरी क्लास ही फिर क्विज़ में ही चली जाती है। अच्छा जी, चले स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है, थोड़ा सा लाइट रखेंगे, लेकिन ये कि थोड़ा इकोनॉमिक्स के हवाले से आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। और ये सब्जेक्ट बना क्यों, इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म की बात करें ना, तो ये टर्म डिराइव हुई है कौन से वर्ड से? एक्चुअल में ये ना एक ग्रीक वर्ड था, और वो ग्रीक वर्ड था, किसी को याद है? अच्छी बात है, ओइकोनॉमोस, ठीक है ना। ओइकोनॉमिया भी कुछ जगहों पे आप देखोगे। अच्छा, ओइकोनॉमोस का क्या मतलब है? इसका मतलब है होम मैनेजमेंट। अच्छा, जो इस वक्त मैं लिख रही हूँ आप चाहो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, और अगर आपको ये हो कि मैंने घर जाकर ही नोट डाउन करना है एक ही दफ़ा में, तो ये जो फाइल है इसका मैं PDF वर्जन आप लोगों को सेंड कर दूँगी, जिस पे मैं नोट कर रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी ताकि आप लोग इजीली नोट डाउन कर सको। तो इट्स अप टू यू कि आप अभी नोट डाउन करना चाहते हो या आराम से घर जाके करना चाहते हो। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स का मतलब होम मैनेजमेंट कैसे हुआ? इकोनॉमिक्स तो थोड़ी बहुत आइडिया है ना, तो एनी गेस
कि इकोनॉमिक्स का होम मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन है? कोई भी गेस, कोई भी बात जहन में आती है? मैनेजमेंट टर्म पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। यानी बेसिकली इकोनॉमी में क्या हो रहा होता है, इकोनॉमी मैनेजमेंट ही है ना, एक तरीके से स्टेट मैनेजमेंट ही कर रही होती है ना। जब होम जो है ना वो स्मॉल लेवल पर है, अगर आप इसको ब्रॉड लेवल पर लेकर चले जाएं तो ये स्टेट मैनेजमेंट है। और आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे घरों को कौन मैनेज करता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े मैनेज कर रहे होते हैं। और वो कैसे मैनेज करते हैं, मेनली मैनेजमेंट में ये चीज़ आ जाती है कि भाई वो हर महीने एक मखसूस इनकम है, और अगर आप एक्सपेंडिचर्स देखो तो एक लिस्ट बनी हुई है एक्सपेंडिचर्स की। तो हमारे पेरेंट्स हर मंथ जो है वो किस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं कि भाई इनकम को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगा सकते इस महीने, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है अभी ज़्यादा, किस पे अभी लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे अभी आप सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अभी आप इस पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये पूरी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। और मैनेजमेंट करते हुए जो मेनली जो कंस्ट्रेन वो फेस कर रहे होते हैं वो रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स कंस्ट्रेन है। यानी इनकम अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है ना। अगर इनकम अनलिमिटेड हो तो आपको डिसीजन मेकिंग ही ना करनी पड़े। ये जो आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी है कि कहाँ इनकम लगाएं और कहाँ ना लगाएं, ये इस वजह से क्योंकि आप एक कंस्ट्रेन फेस कर रहे हैं। कंस्ट्रेन का मतलब समझ में आता है, एक रुकावट है, ठीक है ना, कुछ लिमिटेशन है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ तो एक रुकावट है ना कि मैं मैक्सिमम कहाँ जा सकती हूँ, वहाँ तक जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ दीवार है एक सामने, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप कोई कहते हैं ना कि भाई आपने अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, ये इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करो। तो इसका मतलब ये कि आप एक हद तक यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं आपके, लिमिटेड है, ठीक है ना। अगर आप स्टेट लेवल पे बात करें तो हमारी गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है ना। जब हम देखते हैं कि बजट आता है, बजट क्यों बनाया जाता है, इसी वजह से क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स है ना, आपके पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई ये फंड्स एजुकेशन पे कितने लगाने हैं, हेल्थ पे कितना फ़ंड लगाएंगे, ठीक है ना, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फ़ंड लगाया जाएगा, डिफेंस पे कितना लगाया जाएगा। और हर साल जो है ना वो ऑन एंड ऑफ आपको ये सुनने को मिलता है कि यार गवर्नमेंट ने डिफेंस पे इतना लगा दिया, ठीक है। ये एक डिबेट चलती है। डिबेट क्यों चलती है, लोगों को क्यों मसला होता है गवर्नमेंट के डिफेंस पे ज़्यादा लगाने से? इस वजह से गवर्नमेंट लोगों को पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर आप डिफेंस पे ज़्यादा लगा दोगे तो बाकी सेक्टर्स पे ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, तो बाकी सेक्टर्स सफ़र करेंगे। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है ना, इसका मैं अगर ऑब्जेक्टिव बताऊं कि किस वजह से ये सब्जेक्ट बना, तो एक कंस्ट्रेन था, एक लिमिटेशन थी, एक इकोनॉमिक का एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा जो हमारी हर इकोनॉमी फेस करती है। और वो ये है कि जिसको अगर मैं एक टर्म में समराइज़ करूं तो उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग विद एस। कुछ याद आ रहा है? मुझे लगता है तुम लोगों ने पेपर देने के बाद ना ऐसे करके निकाल के फेंक दिया कि बस अब टर्म सुनी हुई है, ये ना बोलना इससे पहले टर्म ही नहीं सुनी हुई। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का क्या मतलब है? लिमिटेड होना किसी चीज़ का, ठीक है ना, यानी फाइनाइट होना, ठीक है। फाइनाइट यानी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स का ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। यानी हम हर इंसान, इंडिविजुअल से लेकर आप गवर्नमेंट लेवल तक देखें, हर इंसान ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो पैसों की फॉर्म में, चाहे वो टाइम की फॉर्म में, या किसी और रिसोर्सेज की फॉर्म में। हर इंसान ये फेस कर रहा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसकी जो ख्वाहिशात हैं हमारी, वो क्या हैं? अनलिमिटेड, कभी ना ख़त्म होने वाली। हमारी ख्वाहिशात कभी ख़त्म होती हैं? हमारी एक ख्वाहिश पूरी होती है तो हमारी दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है। जिसके पास बाइक नहीं है उसको बाइक की ख्वाहिश है, जिसके पास बाइक है उसको गाड़ी की ख्वाहिश है, ठीक है ना। ये कभी ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात हैं। तो देखो इकोनॉमिक्स का पर्पस समझना। अब इकोनॉमिक्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है? इकोनॉमिक्स लिमिटेशन को नहीं, रिसोर्स लिमिटेशन को नहीं ख़त्म कर सकती। इकोनॉमिक्स क्या करती है? इकोनॉमिक्स कहती है कि यार जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है ना तो उसको आपको वाइसली यूज़ करना चाहिए। जब कोई चीज़ लिमिटेड है ना तो आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे टाइम हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स है ना,
लिमिटेड टाइम है, हम इसको वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक फाइनाइट जो है ना वो है, ये नहीं कि भाई आप जितना मर्जी चाहे टाइम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है ना तो आप उसको यूज़ कैसा करना चाहिए, आपको उसका एफिशिएंट यूज़। जब कोई चीज़ आपके पास लिमिटेड होती है तो आपको क्या करना होता है, उसका एफिशिएंट यूज़ करना होता है। यानी एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को अगर मैं इजी वर्ड में आप लोगों को समझाऊं तो मैं आपसे कह लूँ कि बेस्ट यूज़। यानी मैं बोलूँ कि भाई मेरे टाइम का सबसे बेस्ट यूज़ जो है ना वो इस वक्त ये कि मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लूँ, ठीक है ना। आपने क्लास लेने से पहले, आने से पहले आपके जहन में ये जो आप 2-3 घंटे लगाएंगे, इकोनॉमिक्स की क्लास है, फिर क्यूएम की क्लास है, इस टाइम में आप बहुत अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते थे ना। मल्टीपल ऑप्शंस थे आपके पास कि आप अपने इस टाइम को कहीं और भी लगा सकते थे। आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते थे, आप कोई जॉब करके अर्न कर सकते थे, आप टीवी देख सकते थे, सबसे बेस्ट आप सो सकते थे, ठीक है ना। वो सबसे ज़्यादा, उसको ये बात सबसे ज़्यादा समझ में आई है क्योंकि उसको नींद आ रही है। तो लेकिन आपने कहा कि नहीं मैंने इस टाइम क्लास लेनी है क्योंकि आपको अपने इस टाइम का सबसे बेस्ट यूज़ ये दिखा। आपका जो माइंड है ना वो क्या कर रहा होता है, कॉज बेनिफिट एनालिसिस कर रहा होता है। उसको पता होता है कि भाई मैंने अगर अपने रिसोर्स को यहाँ लगाया, सबसे बेस्ट यूज़ क्या है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे किस जगह लगाने से होगा अपने रिसोर्सेज को, आप वहाँ अपने रिसोर्सेज को लगाते हो। ये क्या है, डिसीजन मेकिंग। ये इस टाइम पे तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं भी कर लिया ना, मैंने डिसीजन मेकिंग कर ली, लेकिन डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं होती, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें, आपको सिनेरियोज पता होने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल यू आर अ पॉलिसी मेकर, ठीक है ना, आप गवर्नमेंट लेवल पे बैठे हुए हो और आपको डिसाइड करना है कि मुझे इकोनॉमी में कौन सी पॉलिसी लगानी है, तो आप ऐसे ही उठ के नहीं पॉलिसी लगा सकते। आपको इकोनॉमी की पूरी सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये करूँगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो जब आप इन सब चीज़ों से अवेयर होंगे तभी आप एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक पर्पस बताऊं इकोनॉमिक्स का, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स आपको क्या बताती है, क्या सिखाती है, इट मेक्स यू बेस्ट डिसीजन मेकर। आपको ये डिसीजन मेकर पावर देती है कि विद द गिवन सिनेरियो, मैं आपको एक बात समझाऊँ। आप सुनते हो भाई सीएफओ, फला जगह का सीएफओ या फला जगह का सीएफओ। सीए में सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग है, ठीक है ना। अकाउंटिंग आप अभी भी पढ़ेंगे, आप कैफ लेवल पे भी मुख्तलिफ FAR 1 FAR 2, ठीक है, सब पढ़े होंगे। एक बंदा जिसको सिर्फ अकाउंटिंग आती है, उसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, सीएफओ लेवल पे जब आप बैठते हो तो आपको क्या हिसाब किताब करने होते हैं, बैठ के आपको क्या करना होता है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। यानी आपकी एक घंटे की मीटिंग की एक वैल्यू होती है कि भाई सीएफओ आ रहा है ये मीटिंग लेने के लिए, क्यों, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग करेगा। सीएफओ के सामने पूरा सिनेरियो रखा जाता है कि भाई ये हमारा गोल है और ये हमारे कंस्ट्रेन है, ये लिमिटेशन है, भाई ये कंस्ट्रेन है और ये गोल है, अब हमने कैसे इन गोल को अचीव करना है विद इन दिस कंस्ट्रेन, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग ले रहा है ना। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल जिसको अकाउंटिंग बड़ी अच्छी आती है और उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती, तो वो कभी इस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। वो एक अकाउंटेंट तो बन जाएगा, ठीक है ना, किसी जगह का, लेकिन वो सीएफओ नहीं बन सकता। उस लेवल पर आने के लिए आपको जो है डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर। तो इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे आप पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स आपको सिखाई ये हो रही होती है कि एक सिचुएशन है जिसमें ये कंस्ट्रेन है और ये ऑब्जेक्टिव है, अब इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है इस कंस्ट्रेन में रहते हुए, ठीक है। तो आपको ये डिसीजन मेकिंग पावर दे रही है। आई थिंक ये पहली दफ़ा आपने इकोनॉमिक्स का ये ऑब्जेक्टिव सुना होगा। इससे मैंने तो जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो इकोनॉमिक्स के मतलब समझे हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो हमारी एक टीचर बोला करती थी इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है। तो मुझे आज तक इंटरमीडिएट लेवल पे तो समझ नहीं आ पाया था कि इकोनॉमिक्स कहते किसे। तो बहरहाल, अच्छा जी,
तो अब अभी यहाँ तक हमने जो कुछ बातें करी इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ करती हूँ। हमने समझा कि इकोनॉमिक्स एक ओइकोनॉमोस टर्म है ग्रीक, उससे डिराइव हुआ था, जिसका मतलब था होम मैनेजमेंट। और होम मैनेजमेंट से हमें जो एक बात समझ में आती है वो ये आती है कि भाई जिस तरीके से घर को हमारे पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं कि लिमिटेड इनकम में रहते हुए मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूरी हो सकें, बिल्कुल इसी तरीके से स्टेट मैनेजमेंट भी हो रही होती है, जो हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती है कि बजट बनाती है और देखती है कि भाई अपने फंड्स को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है। तो हम बेसिकली होम अपने घर की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, हो क्या रहा होता है, डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यही डिसीजन मेकिंग आपको इकोनॉमिक्स सिखाती है। ठीक है, ये एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड है। ये शायद इससे रिलेटेड कोई बात जो है ना आपको बुक में नहीं दिखेगी। ये एक टीचर का वो होता है कि जब आपको एक टीचर पढ़ाता है तो ज़ाहिर है आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, इससे वो बुक रिलेटेड बात नहीं कर रहा होता। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा अपने सिलेबस पे। तो हमारा जो सिलेबस है इसमें इन्होंने कुछ डेफिनेशंस बताई हैं इकोनॉमिक्स की, और बुक को देखकर थोड़ा सा आपको शुरू में खौफ आएगा, लेकिन आप पढ़ के देखिएगा। अब ये डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सी हैं? मुख्तलिफ लोगों का ना अपना एक व्यू होता है कि हर चीज़ को देखने का। अब आप रिलीजियस लेवल पर ही अगर आकर देखें तो आपके पास बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है ना। हर किसी का अपना एक व्यू है एक चीज़ को देखने का। इसी तरीके से अगर हम इस सब्जेक्ट की भी बात करें तो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है या इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, हर बंदे का अपना एक व्यू था। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे 3 डेफिनेशंस आपके सिलेबस में ऐड की गई हैं। इन तीनों लोगों का इकोनॉमिक्स को लेकर क्या व्यू था वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये तो भाई हर बच्चे को पता होना चाहिए जिसने इकोनॉमिक्स कभी भी अपनी ज़िंदगी में पढ़ी है। ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ को हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। जब आप किसी चीज़ को किसी को फाउंडर कह रहे हैं तो यानी उस चीज़ का स्टार्ट ही उसी से हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये थे वो, इनको पकड़ना है आपने, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को इनिशिएट किया, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले क्या इकोनॉमिक्स का कोई वजूद नहीं था? क्या इस सब्जेक्ट की कोई वो नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट आप कह लो कि मदर ऑफ सोशल साइंस है, यानी सोशल साइंस का हर सब्जेक्ट, चाहे वो आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, इवन आपको हर सब्जेक्ट की रूट जो है ना वो इकोनॉमिक्स में दिखेगी, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स का साइकोलॉजी से भी कनेक्शन है, पॉलिटिकल साइंस से भी, इंटरनेशनल रिलेशन से भी। तो पहले जब ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता था तो इनके साथ मिक्स करके पढ़ा जाता था, यानी इन लोगों आपकी अपनी कंट्री का बाकी कंट्रीज़ के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है ना। या ये वाली जो चीज़ है कि किसी कोई कंट्री दूसरी कंट्रीज़ पर रूल करना चाहता है, ये तो हमेशा से ही रहा है ना, कैसे रूल करना है, ये सब आपको स्टार्टिंग से मिल रहा है। ये इकोनॉमिक्स ही तो है, ठीक है ना। ये इन सब चीज़ों में इकोनॉमिक्स ही तो आती है कि ट्रेड लेवल पर कैसे आप जो है ना वो दूसरों से ऊपर आ सकते हैं, कैसे आप पावरफुल बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें शुरू से थी, लेकिन इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। एडम स्मिथ का काम ये है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है ना। इसको अलग से एक सेपरेट आइडेंटिटी दी। उससे पहले ये मिक्स पढ़ा जाता था बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, वैसे तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने इम्पॉर्टेंट होने की वजह से ऐड कर दिए। इनके एमसीक्यूज़ में आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आईकेप की मर्ज़ी, उसका कभी दिल करा तो वो दे भी सकता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ द फाउंडर ऑफ डैश स्कूल। तो यहाँ पे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे मैंने कहा कि आप इसको समझने के लिए ये समझने के रिलीजियस लेवल पे भी हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है ना। समझ में आता है स्कूल ऑफ थॉट से मतलब वही बिलीवर्स, कुछ लोग किसी चीज़ को डिफरेंट तरह से मानते हैं, उनका व्यू डिफरेंट है, कुछ लोगों का व्यू डिफरेंट है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ आ जाती है। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। मैं अक्सर जब स्टूडेंट से पूछती हूँ कि इससे क्या समझ में आता है तो वो कहते हैं कोई स्कूल होगा जिससे इन्होंने पढ़ा होगा या जिसके फाउंडर होंगे। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली क्लासिकल स्कूल का मतलब जो ट्रेडिशनल थॉट्स थे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट थे ये उसके फाउंडर थे, यानी जो इनिशिएट इनसे हुआ था ना।
तो इकोनॉमिक्स में स्कूल ऑफ थॉट का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि बाद में जब आपके पास और स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम आए तो आप परेशान ना। मैं एक एग्जांपल हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि इससे बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। इकोनॉमिक्स में स्कूल ऑफ थॉट का मतलब आप ऐसे समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी जगह जाना है, ठीक है ना, और आप किसी से पूछते हैं यार मुझे जो है ना गुलशन जाना है, कैसे जाऊँ? वो आपको बोलता है कि यार ऐसा करो, यहाँ से शारिफ ऐसे से रिग रोड निकल जाओ, रिग रोड से होते हुए चले जाओ, ठीक है। एक दूसरे से पूछते हैं, वो बोलते हैं यार कारसाज से चले जाओ, शारिफ ऐसे से कारसाज से होते हुए मिलीनियम से होते हुए चले जाओ। तीसरे से पूछते हैं, वो आपको कोई दूसरा रास्ता बता देता है, ठीक है ना। 4-5 रास्ते हो सकते हैं, सारे के सारे कहाँ पहुँचाएंगे आपको? गुलशन ही पहुँचाएंगे। कोई आपको गलत रास्ता नहीं बता रहा, सारे रास्ते घूम फिर कर आपको गुलशन ही पहुँचा रहे हैं। लेकिन हर किसी का अपना व्यू है, हर कोई अपना रास्ता बता रहा है कि भाई आप इस रास्ते से पहुँच सकते हो, दूसरे बोले नहीं आप इस रास्ते से पहुँच सकते हो। कौन सा रास्ता कब सबसे बेस्ट है ये डिपेंड करता है। भाई आप बोलते हैं फ़लाँ जगह का रोड अच्छा है, फ़लाँ जगह पे ट्रैफिक कम होगा। जैसे आप जब गूगल मैप खोलते हो तो गूगल मैप बोलता है ना कि भाई ट्रैफिक वगैरह को देखते हुए सबसे बेस्ट रूट ये है इस वक्त आपको जाने का, ठीक है ना। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं ना, हमारी इकोनॉमी के क्या प्रॉब्लम है? गुर्बत, जिसको हम पोवर्टी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट कि हमारी हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहती है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट, ये क्या है? गवर्नमेंट का बजट हमेशा खसारे में रहता है, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इन डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या किया गया, एक ने बोला भाई फला प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। दूसरे ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। हर किसी का अपना व्यू था। लेकिन जब एक पॉलिसी मेकर लेवल पर आप पहुंचते हो और आप ये डिफरेंट थॉट्स पढ़कर वहाँ पहुंचते हो, तो जब आप इकोनॉमी की सिचुएशन देखते हो तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज़ करना चाहिए इकोनॉमी सिचुएशन को देखते हुए? क्योंकि हो सकता है जिस वक्त जिस इकोनॉमिस्ट ने सोल्यूशन बताया उस वक्त उसकी जो इकोनॉमी में सूरत हाल थी उसके मुताबिक वो बेस्ट सोल्यूशन था। लेकिन बाद में आने वाले इकोनॉमिस्ट ने या बाद में आने वाले पॉलिसी मेकर ने जब उसका वो सोल्यूशन अप्लाई करा तो उस वक्त उसकी इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी थी कि फेल हो गया वो सोल्यूशन। तो उस वक्त इकोनॉमिस्ट ने बोला नहीं ये सोल्यूशन गलत है, ये सोल्यूशन सही है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये कि नेचुरल साइंस के जो मेडिकल साइंस में होता है ना कि भाई फला तहकीक रिसर्च हुई, उसने पुरानी रिसर्च को ख़त्म कर दिया कि भाई पहले जो बोला करता था वो गलत था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर न्यू रिसर्च जो है वो सब्जेक्ट में एडिशन लेकर आ रही है। ये नहीं हो रहा कि पुरानी रिसर्च को हम कह रहे हैं अब तो ऑब्सोलीट हो गई या अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है, एडिशन हो रहा है। तो अभी आप आगे जब पॉलिसी मेकिंग पर आओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर अब हम अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए देखेंगे कि हमारे पॉलिसी मेकर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बोलेंगे मिस आप बता रही हैं कि पॉलिसी मेकर क्या मिस्टेक करे, तो लिटरली कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो डेलिबरेटली की जाती हैं। यानी मैं ये नहीं कह रही कि पॉलिसी मेकर बेवकूफ़ हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो ऐसा है कि वो एक नॉर्मल, आप जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना आपको एंड लेवल पे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यार ये क्या बेवकूफ़ी करते हैं ये लोग। तो वो बेसिकली मुझे लगता है बेवकूफ़ी नहीं है, वो एक डेलिबरेट एक्शन है जो वो कर ले रहे होते हैं। अच्छा, मैं कहीं से कहीं चली जाती हूँ। अच्छा जी, तो हमने मोटी मोटी बातें ये समझी। असल में जब आप एग्जाम्पल नहीं यूज़ करोगे तो चीज़ें बहुत बोरिंग, बहुत ज़्यादा। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को शुरू की 2 से 3 क्लासेस जिसमें हम ये चैप्टर 1 पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को थोड़ा बोरिंग फील होगा, क्योंकि जब आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की तो वो डेफिनेशंस ऑब्वियसली आपकी थोड़ी सी हो जाती हैं बोरिंग। लेकिन जब तक आप किसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही नहीं देखोगे, किसी सब्जेक्ट की वो टर्म्स ही नहीं देखोगे, यानी आप जब मेडिकल पढ़ते हो तो आपको उसकी टर्म से फेमिलियर होना पड़ता है ना। मैंने मेडिकल कभी भी नहीं पढ़ी और ना मुझे इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं यूज़ कर सकती। पर हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ टर्म्स होती हैं ना, ठीक है ना। अब जब तक आप उन टर्म्स को नहीं समझोगे आप उस सब्जेक्ट की डीप में जाके नहीं आप पढ़ सकते हो। तो हर सब्जेक्ट की कुछ टर्म्स हैं, तो ये जो आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये आपको कुछ टर्म्स से फैमिलियर करेगा।
एक दफ़ा फैमिलियर हो जाओगे फिर हम आप आगे आराम से आगे जाएंगे तो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो एडम स्मिथ भाई जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी और उसका नाम देखें भाई, बहुत ही बड़ा नाम है, एन इंक्वायरी। अच्छा, लेकिन इस नाम पे ज़रा थोड़ा सा गौर करें, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। दिस बुक इज़ पॉपुलरली नोन एज द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखी है उन्होंने कि एक नेशन अगर उसको वेल्दी बनना है, यानी पावरफुल स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है, तो उसके क्या कॉजेज़ हैं, वो कैसे उन पे वर्क कर सकती है। तो आप देखें कि वो जो इनिशियल थॉट्स थे वो वहीं से जो है वही हैं कि भाई हर कंट्री ये चाह रही होती है पहले से, और ये बाकायदा पेपर्स लिखे जाया करते थे ब्रिटिश वगैरह ब्रिटेन वगैरह के लिए कि भाई कैसे उनको पावरफुल नेशन बनना है, ठीक है ना, सुपर पावर बनना है, बाकी कंट्रीज़ पे कैसे रूल करना है। तो आप बुक देखो कि बुक भी उसी पे ही बेस कर रही है, वेल्थ ऑफ नेशन, कि एक नेशन अगर वेल्दी बनना चाहती है तो उसको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, नेचर और कॉजेज़ ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, उस पर एक इंक्वायरी, ठीक है ना। और इस बुक के बाद से ही इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, 1776 में इन्होंने बुक लिखी थी। अच्छा, स्मिथ की जो डेफिनेशन है, हालांकि ये फाउंडर हैं और इनकी डेफिनेशन आप लोग शायद गेस कर रहे होंगे बड़ी टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड सी होगी, लेकिन इनकी डेफिनेशन सबसे सिंपल डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ। वन लाइन डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। लेकिन इस समय बात कुछ समझ में नहीं आती कि ये साइंस ऑफ वेल्थ से क्या मतलब है, ठीक है ना। और इन्होंने जो एम्फेसाइज किया है वो किस पे किया है, वेल्थ पे। कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, वेल्थ को स्टडी करते हैं, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ सकी कि इससे इनका मतलब क्या है। इन्होंने बेसिकली अपनी जो डेफिनेशन है ना, ये इसके 4 पिलर्स एक्सप्लेन करें। क्या कहा इन्होंने, एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, भी आप कह सकते हैं। इससे क्या मतलब है, इस बात से एडम स्मिथ का क्या मतलब था। इन्होंने कहा कि किसी भी इकोनॉमी के ना 4 मेन पिलर्स हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स को 4 पिलर्स पे बेस करवाया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा और इसको हम समझेंगे भी। कौन से 4 पिलर्स हैं, इन्होंने कहा नंबर 1 पिलर जो है ना वो है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। पिलर से मतलब समझते हैं ना, एक बुनियाद। आप कोई इमारत भी बनाते हैं तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो इमारत कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको किसी इकॉनमी को वेल्दी बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो आपने उसके पिलर्स पे काम करना है। और उसके पिलर्स क्या हैं, वो पिलर्स 4 पिलर्स एडम स्मिथ ने हमें एक्सप्लेन करे। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों से, एंड नंबर 4 कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। फोर पिलर समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा मासूमाना सवाल करना चाहती हूँ। आप लोगों के ख्याल से वेल्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो वेल्थ से मतलब क्या ले रहे होते हैं, मनी, पैसा, ठीक है। तो जो लोग सिर्फ पैसा मतलब ले रहे हैं उनको फिर ये चीज़ एग्जैक्टली अच्छा, आप इसको ऐसे समझो कि ये जो पेपर करेंसी जिसको आप मेनली मनी कह रहे होते हैं, पैसा कह रहे होते हैं, ये हमेशा से थी ये पेपर करेंसी। पुराने ज़माने में आपको पता है एक सिस्टम हुआ करता था जिसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, चीज़ों से चीज़ों का एक्सचेंज होता था, या गुड्स टू सर्विस या गुड्स टू गुड एक्सचेंज हुआ करता था। फॉर एग्जांपल मुझे आपसे कोई चीज़ खरीदनी है, मैंने कहा मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर दूंगी, ठीक है, आपने बोला बस मैंने नहीं बेचना, ठीक है ना। तो ये सर्विस टू गुड भी हो सकता है और गुड टू गुड भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो पैसे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो उस टाइम पे वेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल था।
कोई भी ऐसी चीज़ जो वैल्यू रखती है, या आप जिसको ऐसे समझ लो कि जो हमारी ख्वाहिश को, हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर सकती है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो हमारी ज़रूरत या ख्वाहिश को सेटिस्फाई कर सके, वो वेल्थ है, ठीक है ना। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मेनली यहाँ पे जो वेल्थ से हमारा मतलब है वो है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ वेल्थ से मतलब हमारा क्या हो गया भाई इसको, क्या हिला है भाई, सेकंड। कौन बैठे बैठे थक गया है? ऑफिस से किसी को बुला के ले आओ, कोई एक जाकर ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल में, तो कॉल लग नहीं रही है। गौहर अगर हूँ तो उनसे बोल दीजिएगा कि लैपटॉप बंद हो गया है। अच्छा, मीनवाइल आप लोग जो इस वक्त ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास, वो अपना नाम और नंबर मुझसे ज़रा शेयर कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की। तो अगर आप लोग वो फ़ोन नंबर जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, आपके यूज़ में होता है, वो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। पता नहीं क्या हिला है। देखो, मैंने भी दबाया था ये। मैंने बोला इतनी देर में इनका नोट कर लूँ। यार 0370 ये भी कोई नंबर होता है? ये भी कोई सिम है? ये कौन सी सिम है? अच्छा, मैंने पहली दफ़ा देखे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा जो वेल्थ से मतलब है वो पैसा नहीं है, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो अब आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि पैसे की प्रोडक्शन तो सुन के कुछ अजीब सा लगता है। एडम स्मिथ कह रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है ना किसी भी इकोनॉमी को अगर वेल्थी बनना है, तो उसको किस पे काम करना होगा? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे। जब मैं आपको इससे एक टर्म से आप इसको लिंक करती हूँ, आपने जीडीपी का नाम सुना होगा। बेसिकली जीडीपी क्या है? आप कहते हैं ना फलां इकोनॉमी की जीडीपी ज़्यादा है, फलां इकोनॉमी की जीडीपी कम है। फुल फॉर्म नहीं पूछ रही मैं, वो तो हम देख लेंगे। जीडीपी बताती क्या है? जीडीपी बताती है कि एक कंट्री ने एक साल में कितनी वैल्यू की चीज़ें बनाई, यानी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी अगर आप 2024 की जीडीपी देखेंगे तो वो 2024 की जीडीपी आपको बता रही है कि भाई पाकिस्तान ने इस साल स्टार्टिंग से आखिर तक कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं। यानी ये एक इंडिकेटर है जो इकनॉमी की हेल्थ को, इकनॉमी के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। यानी इसको आप सबसे ज़्यादा जब इकनॉमीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, भाई फला इकॉनमी ज़्यादा
ग्रोइंग इकोनॉमी है या ये इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोइंग है, तो आप जीडीपी को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी इसकी इंपॉर्टेंस आप देखें, एडम स्मिथ ने बता दी थी कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, क्यों प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को बाकी पिलर्स से हो रहा होगा कि ये सारे वो पिलर्स नहीं है कि आप बोलें अलग अलग हैं, इन सब का लिंक है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी और कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। इसको आसानी से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं अक्सर इसकी मिसाल देती हूँ कोविड के टाइम से। कोविड में आपने देखा कि क्या हो रहा था, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही थी, ठीक है ना, कितनी, किसी एक फैक्ट्री के बंद होने से क्या होता है, सिर्फ आप इसी से अगर आप इतने माइक्रो लेवल पर आकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगी बात। बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे पहले प्रोडक्शन रुकती है, ठीक है ना, जो पहले जितनी वैल्यू के उसमें बन रही थी चीज़ें अब वो नहीं बनेंगी, ठीक है ना। जब वो चीज़ें नहीं बनेंगी तो ज़ाहिर ऑब्वियसली एक्सचेंज भी नहीं होगा उन चीज़ों का, ठीक है ना। फिर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे भी आएगा स्लाइड्स में, तो अभी थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। हम कहते हैं किसी भी चीज़, यानी वो गुड हो या सर्विस हो, उसको बनाने के लिए आपको 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन से 4 फैक्टर्स हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर कौन है भाई? जो बेसिकली यही मेन बंदा है, इसी ने डिसाइड करा है कि फलां चीज़ बनानी है, यही रिस्क ले रहा है, और इसने बाकी सारे फैक्टर्स को एक जगह, यानी सर तारिक तुनियो जिनका ये इंस्टीट्यूट है वो कौन है? एंटरप्रेन्योर हैं इसके। उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल सबको एक जगह करके एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इन 4 फैक्टर्स को जब आप यूज़ करते हैं तो उनका कोई ना कोई रिवॉर्ड है। यानी लैंड का रिवॉर्ड क्या कहा जाता है भाई? लैंड का क्या रिवॉर्ड है? आप किसी की ज़मीन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको बदले में क्या देते हैं? मुफ्त में यूज़ करते हैं, रेंट ना। लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है? रेंट होता है। आप किसी की लेबर सर्विस ले रहे हैं तो उसको क्या देंगे बदले में? सैलरीज देंगे। तो वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल के बारे में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये कि कैपिटल का रिवॉर्ड अभी मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगी जब इसका कॉन्सेप्ट अभी आएगा इसी चैप्टर में। इंटरेस्ट कहा जाता है कैपिटल का रिवॉर्ड, किस तरीके से वो हम एक समझेंगे। एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। जब वो फैक्ट्री बंद होती है और वहाँ चीज़ें बनना बंद होती हैं तो प्रोडक्शन ख़त्म हुई, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और जो लोग वहाँ काम करते थे, जो सर्विस दे रहे थे, जिनकी कैपिटल यूज़ हो रहा था, जो भी था, उनका वो रिवॉर्ड ख़त्म हो जाएगा जो उस फैक्ट्री से एसोसिएट था। क्या हुआ? लोगों की इनकम कम हो गई, ठीक है। अब जब लोगों को इनकम ही नहीं मिल रही, यानी वो लेबर जिनको काम करने पे यहाँ सैलरी मिल रही थी अब उनको सैलरी नहीं मिल रही, तो जाहिर है उससे क्या इफेक्ट आएगा? किस पे इफेक्ट आएगा? कंजम्पशन पे। उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। अब वो जितना पहले कंज्यूम किया करते थे चीज़ों को उतना नहीं कंज्यूम कर पाएंगे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो पिलर्स हैं ये एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। प्रोडक्शन कम हुई तो एक्सचेंज भी कम हुई, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो गई और कंजम्पशन भी कम हो गई, और प्रोडक्शन बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, चीज़ों की आपस में एक्सचेंज भी ज़्यादा होगी, लोग कंजम्पशन भी ज़्यादा कर पाएंगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो अगर आप किसी कंट्री में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेक करना चाहते हैं कि यहाँ लोग के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो उसका एक तरीका ये कि हम उसकी जीडीपी चेक करते हैं, ठीक है। कुछ पूछना चाह रहे हो? अच्छा, किसी भी तरह का जहन में कोई क्वेश्चन आए ना, चाहे आपको लगे कि यार ये तो सिली क्वेश्चन हो सकता है, पूछो, क्योंकि अभी तो ख़ास तौर पे बहुत स्टार्ट है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसको आप नहीं पूछ रहे हो, चाहे क्लास में पूछ रहे हो या चाहे क्लास के बाद पूछो, तो वो पाइल अप होता रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है ना। और फिर वो एक क्वेरीज जो है ना पाइल अप हो जाएंगी ना, तो फिर एक टाइम वो आएगा जब आपको कोई आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैं कहती हूँ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये इतना इंटरलिंक्ड है ना कि अगर आप अभी तो चलो बहुत बेसिक है, अभी तो जो लेट थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं भी ले पाता तो सेकंड चैप्टर उसको फिर भी समझ में आना है, लेकिन एक दफ़ा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, आपने उसकी पहली क्लास नहीं ली, दूसरी क्लास में आए, आप
एलियन की तरह बैठे हुए होगे कि आप किसी दूसरी दुनिया में आके बैठ गए, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो आप इतना लिंक कर रहा है क्योंकि पहला जो फर्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसी से ही कनेक्शन दूसरे क्लास के कॉन्सेप्ट का होगा। तो इसी वजह से इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टूडेंट्स क्लास मिस कर रहे होते हैं फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, आप लोगों के पास तो रिकॉर्डिंग की इतनी वो है सहूलत, तो आप लोग कोशिश करें ऑनलाइन लें या फिज़िकल लें, और अगर इन केस कोई बहुत मजबूरी इमरजेंसी हो जाती है, ऑब्वियसली किसी टाइम का कुछ पता नहीं होता, तो फिर आप कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास से पहले क्या करें, रिकॉर्डिंग देख कर आएँ लाजमी, ठीक है ना, अदरवाइज़ फिर आप लोगों को आगे प्रॉब्लम होगी। तो मैं अब इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी, ठीक है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन को बस मैं यहाँ पे समराइज़ करके आगे बढ़ूँगी, क्योंकि समझाना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडम स्मिथ की डेफिनेशन तो एक बहुत मेन डेफिनेशन है, लेकिन हम इतना ड्रैग भी नहीं करेंगे कि वो चीज़ बोरिंग हो जाए और जिस पेपर पर्सपेक्टिव से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। तो एडम स्मिथ ये जो डेफिनेशंस हैं ये इतना ज़्यादा पेपर पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत मोटी मोटी बातों को जहन में रखना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, क्लासिकल स्कूल के फाउंडर हैं, बुक इन्होंने लिखी थी, मतलब आपके जहन के किसी कोने में होना चाहिए कि ऑप्शंस हैं तो आपको देखकर याद आ जाए कि हाँ ठीक है ना। तो एडम स्मिथ ने जो है ना वो अपने इस इकोनॉमिक को वेल्थ पे बेस करा था कि भाई ये सब्जेक्ट जो है ना ये किसी नेशन को वेल्दी बनाता है अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ें और इस पर काम करें। लेकिन जिस टाइम इन्होंने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था उस टाइम लोगों के जो थॉट्स थे वो बड़े रिलीजियस थॉट्स थे। पादरी वगैरह जो हुआ करते थे उसमें उनको बड़ा अहमियत दी जाती थी, तो उन्होंने इन पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया था और इनकी करेज थी कि उन्होंने ऐसे टाइम में ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया था? कहा गया था कि भाई आप एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो सिर्फ वेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी हर कोई अपने बारे में सोचेगा, एक सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना, क्योंकि आपने अभी इनकी पूरी बुक नहीं पढ़ी है, हमने तो एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है ना, इनकी अगर आप पूरी बुक पढ़ो तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अगर हर इंसान अपना इंटरेस्ट देखकर काम करेगा तो पूरी सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होगी। तो लोगों ने इनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि अगर हर किसी का सेल्फ इंटरेस्ट दूसरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है, यानी मैं वेल्दी बनना चाहती हूँ तो हो सकता है मैं कोई ऐसा काम करूँ जो सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो। तो लोगों ने कहा कि आपने वेल्थ पे तो फोकस करा लेकिन आपने वेलफेयर पे फोकस नहीं करा, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, जब भी कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो देखा जाता है ना सोसाइटी में क्या पॉजिटिव क्या वैल्यू लेकर आ रहा है। तो लोगों ने बोला कि भाई ये सोसाइटी के लिए जो है ना ये लोगों में लालच और ये सब चीज़ें पैदा करेगा, तो इनको बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। इसके बाद इन बिटवीन मैं ये नहीं कह रही कि कोई इकोनॉमिस्ट नहीं आया, बहुत इकोनॉमिस्ट आए, लेकिन ज़्यादातर वो थे जो इनके फॉलोअर्स थे। यहाँ एक दूसरे इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन ऐड की गई है जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल, और इन्होंने 1890 में अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज़ देखेगी कि जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग कर रहे हैं उसका नाम भी क्लासिकल ही है, लेकिन उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यो क्लासिकल। तो अब आपके जहन में बात आ रही होगी ये क्या है न्यो, ठीक है ना। देखो बात सिर्फ इतनी है कि मैं इसको थोड़ा सा आपको क्विकली एक्सप्लेन कर दूँ। 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने अपनी बुक लिखी 1936 में, यानी इतने पुराने नहीं है ये, उनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। मैं आपको इसकी जो नाम आ रहा है ना न्यो क्लासिकल क्लासिकल, इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये थे जॉन मेनार्ड केन्स। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। एक होता है ना कि भाई एक थॉट्स चलते चले आ रहे थे पुराने और अचानक से एक बंदा आया जिसके थॉट्स बाकियों से बिल्कुल अलग थे, ठीक है ना। तो ये वो थे जिनके जो देखने का तरीका था इकोनॉमी को वो बिल्कुल मुख्तलिफ था बाकियों से। इन्होंने कहा मुझसे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो कौन थे, क्लासिकल। तो बेसिकली जो नाम दिया गया ना क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये किसने दिया, इन्होंने दिया, केन्स ने। इन्होंने कहा मुझसे पहले जितने भी थॉट्स थे यानी वो ट्रेडिशनल थॉट्स थे, पुराने थॉट्स थे, क्लासिकल थॉट्स थे, ठीक है ना। अब इस क्लासिकल में एक तो है प्योर क्लासिकल जिसका स्टार्ट किससे हुआ, एडम स्मिथ से हुआ। लेकिन मैं आपको ये बात समझाऊं, ये इकोनॉमिक्स में इस बात को कहा जाता है अगर आप किसी एक मसले कोई एक आपने सोल्यूशन निकालना और आप एक जगह 2-3 लोगों को बिठा दें, 2 से 3 लोगों को, कभी एक सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, हर किसी का अपना व्यू होता है। तो बात यही है कि 1776 से लेकर 1936 तक लोगों का व्यू बिल्कुल सेम नहीं था,
उसमें भी डिफरेंसेस आए, देखने का तरीका मुख्तलिफ हुआ, लेकिन मेनली क्लासिकल स्कूल से ही आसपास ही व्यू थे, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आए। तो किसी को कह दिया गया क्लासिकल, जो प्योर क्लासिकल थे, किसी को कह दिया गया न्यो क्लासिकल, एक और टर्म भी आपको कहीं दिखेगी न्यू क्लासिकल। इसका कुछ नहीं करना आपने, ठीक है ना, इन नामों से परेशान नहीं होना, बस मैंने आपको उनकी बेसिक बता दी कि ये नाम किसने दिए, केन्स ने दिए थे, भाई मुझसे पहले वाले सारे क्लासिकल हैं। अच्छा, मार्शल बड़े चालाक थे, उनको पता था कि एडम स्मिथ को किस बात पे क्रिटिसाइज़ किया गया था, उन्होंने बोला वो बात नहीं करनी। अगर आप इनकी डेफिनेशन पढ़े ना, डेफिनेशन आपको हो सकता है थोड़ी सी टिपिकल लगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसको पढ़ के थोड़ा सा कोशिश करें अपना दिमाग लगाने की, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। और इन्होंने एक जो मेन काम किया, करने की कोशिश करी, वो क्या काम करने की कोशिश करी। इनकी फर्स्ट लाइन सबसे मेरी बेस्ट लाइन है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये बात इससे पहले किसी ने नहीं करी थी, इससे पहले किसी ने ये नहीं कहा था कि इकोनॉमिक्स में हम इंसान के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस हम में जब भी कोई सब्जेक्ट आता है तो उसका मतलब ये उसमें ज़्यादातर आप इंसान के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ह्यूमन के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं। अभी आप आगे किसके बारे में, हम अपने बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज में लोग कैसा बिहेव कर रहे होते हैं। जैसे आप देख रहे होते हैं ना कि भाई फला जो है ना वो बंदा आ गया सदारत पे, तो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया, या स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चला गया। स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ है, ये ऊपर कैसे चली जाती है, नीचे कैसे आ जाती है, ये लोगों के सेंटिमेंट्स हैं ना। लोग या तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो किसी खास बंदे को देख रहे हैं यार इसके आने से हमेशा अच्छा होता है, बिजनेसेस ग्रो करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और या इसके आने से हमेशा तबाही ही होती है। तो लोगों का बिहेवियर है ना ये, हम यही सब तो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक्स में आप पूरे इंसान का बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं। अभी आप आगे इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये हमारी इकोनॉमी हम इंसानों से ही तो बन रही है, हमारी जो इकोनॉमी है ये ग्रो भी हम इंसानों की वजह से ही होती है और नीचे भी हम इंसानों की वजह से ही जा रही है। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हम मैनकाइंड के बारे में कि वो कैसे डिसीजन मेकिंग ले रहा है, ठीक है ना, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, उसकी डिसीजन मेकिंग ही सब कुछ कर रही है। अच्छा, आगे की बात ज़रा देखिएगा, इससे क्या समझ में आता है आपको, या कुछ भी जहन में आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अगर किसी टर्म का मतलब समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ सकते हैं। इट एग्जामिन से बात स्टार्ट हो रही है। आपको बस मुझे एक छोटा सा डिफरेंस बताना है कि एडम स्मिथ ने जो बात करी थी और इन्होंने जो बात करी है, इसमें क्या कोई भी छोटा मोटा डिफरेंस जो आपको समझ में आ रहा हो, ये कोई भी बात जो आप करना चाहते हो कि भाई मार्शल ये कहना चाह रहे हैं आपके ख्याल से। हमें सिर्फ 2 लोगों ने अपना नंबर दिया है अभी। हाँ, वेलफेयर, वेरी गुड, इन्होंने वेलफेयर पर बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ माहम और अली हैदर ने नंबर दिया है, बाकी अलीज़ा ने भी ज्वाइन करा है। हमें यहाँ तो कोई नहीं है ना अलीज़ा। अलीज़ा आप प्लीज़, और वरुण कुमार, आप दोनों भी काइंडली मुझे ज़रा अपना फुल नेम और नंबर ज़रा मुझे सेंड कर दीजिएगा यहीं पर, ताकि मैं जो है वो अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की।
कोशिश करें कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं ये क्लास के टाइम पे ज्वाइन कर लें। आप लोग लेट ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। और वो एक जो है ना वो सही से आपका टेम्पो भी नहीं बन पाएगा। तो कोशिश करें जब क्लास स्टार्ट हो तो वरुण आप अपना काइंडली जो है ना अपना नंबर भी मुझे बता दें, मैं यहाँ पे नोट कर लूँ। हाँ जी, कोई भी कुछ ऐड करना चाह रहा है प्लीज़, मैं आप लोगों को सुनना चाहती हूँ। अच्छा, सही है हैदर, आपकी बात भी ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बात करी कि आपको क्या चीज़ पढ़ के ऐसा लगा कि मार्शल ये बात कर रहा है? नहीं, अच्छा यहाँ पे जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बिजनेस की बात करें। बिजनेस ऑफ लाइफ यानी हमारी ज़िंदगी के जो मामूलात हैं, एक आम इंसान की ज़िंदगी के जो भी मामूलात होते हैं, जो भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ये उसकी बात हो रही है। ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं हो रही। ये जो आगे कह रहे हैं ना, इट एग्जामिन्स, इट क्या इकोनॉमिक्स क्या एग्जामिन कर रही है, दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। यानी हम इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी डेली लाइफ में क्या डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और एक माशरा जो सारे इंडिविजुअल्स को मिला के एक सोशल सोसाइटी हम देखें तो हम उनके एक्शंस को भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, कौन से एक्शंस को पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में? हम सोते कैसे हैं, हम खाते कैसे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। यानी अगर आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजी में आप इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंसान की क्या पढ़ रहे हैं? नफ्सियात पढ़ रहे हैं, उसकी बॉडी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। वो आप मेडिकल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बात समझे, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में, उसने पहली लाइन में बोला कि हम इकोनॉमिक्स में इंसान के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में इंसान के बारे में? सब कुछ नहीं पढ़ रहे, हम उस पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, जो किस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहा है? विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। या मटेरियल रिक्विजिट्स क्या है? ये चीज़ें हैं, गुड्स हैं। यानी स्पेशली एक होता है ना, आप कहते हैं मटेरियल चीज़ें, और इमटेरियल यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल वाली जो बात होती है, इन्होंने टेंजिबल चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी। यानी मैं आपको बोलूँ कि गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से चीज़ों को हासिल करते हैं और यूज़ करते हैं, किसके लिए? अपनी वेलबींग के लिए। अच्छा, अब कहना क्या चाह रहे हैं, ये बात आपको जब समझ में आएगी जब आप इनकी डेफिनेशन को कंपेयर करेंगे एडम स्मिथ से। मैं आपको सिर्फ एक बात समझाऊंगी, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने पे इनकी डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं हो पा रही होती है स्टूडेंट्स को। एडम स्मिथ और उनकी डेफिनेशन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि एडम स्मिथ ने हमें ये बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो हम पढ़ते हैं वेल्थ के लिए। वी स्टडी इकोनॉमिक्स फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, कि कैसे वेल्दी बनना है, ठीक है ना। मार्शल ने हमें ये सिखाया कि हम इकोनॉमिक्स को वेल्थ के लिए नहीं पढ़ते, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं कि हाउ टू यूज़ दैट वेल्थ। इस वेल्थ को यूज़ कैसे करना है अपनी वेलबींग के लिए और इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए। यानी वेल्थ पे को इम्पोर्टेंस देते हुए आपने ये नहीं भूल जाना कि आप वेलबींग और वेलफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। बात समझें, इससे पहले मैंने आपको एक मिसाल दी कि जब आप सिर्फ वेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो हो सकता है आप तो वेल्दी जो बनने के जो ऑप्शंस देख रहे हो वो किस सोसाइटी के लिए जो है ना वो ख़राब हो, और उसकी वेलफेयर को न, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं वेपन्स बना रही हूँ और वो बेच रही हूँ तो मेरी तो, अब मैं तो बड़ी वेल्दी हो जाऊँगी, लेकिन सोसाइटी को उससे नुकसान है अगर उन वेपन्स को गलत तरीके में यूज़ किया जाएगा। या मैं कोई डीमेरिट गुड बना रही हूँ, मैं सिगरेट बेच रही हूँ या मैं कोई ऐसी कोई चीज़ बेच रही हूँ, मेरी तो वेल्थ बनी रही है ना, लेकिन मेरी वेल्थ से दूसरों की वेलफेयर नहीं बढ़ रही, वो काम हो रही है। तो एडम स्मिथ ने वेलफेयर को नहीं इंपॉर्टेंस दी थी, एडम स्मिथ ने सिर्फ किस पे इंपॉर्टेंस दी थी? वेल्थ पे, कि भाई हम इकोनॉमिक्स को वेल्थ के लिए पढ़ते हैं। मार्शल ने बोला हम वेल्थ इकोनॉमिक्स को वेल्थ के ये इसलिए नहीं पढ़ते कि वेल्थ हासिल कैसे की जाए, हम इसलिए पढ़ते हैं वेल्थ को यूज़ कैसे किया जाए,
कैसे हम अपनी वेल्थ को यूज़ करें कि हम अपनी वेल बीइंग भी बढ़ा सकें, अपना फ़ायदा भी देख सकें और उससे सोसाइटी की वेलफेयर भी बढ़ सके। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था। शायद आपको, हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट हर किसी के लिए नहीं है। ये सब्जेक्ट उनके लिए है जो इकोनॉमी में बाहर निकलते हैं तो अपनी सराउंडिंग से मुतमईन नहीं है, जिनको लगता है कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है। ये सब्जेक्ट उनके लिए है जो चेंज लाना चाहते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी वो बड़ी नैरो डेफिनेशन कहलाती है। इस वजह से उन पर क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब वेल्थ की बात खाली आ जाती है तो उसमें नेगेटिव चीज़ें बहुत आ जाती हैं। लेकिन जब वेलफेयर की बात आती है, यानी जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो तो आप बदले में वेल्थ तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते ना, आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो ना। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ से एसोसिएट नहीं करती। हाँ, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि वेलफेयर विदाउट वेल्थ नहीं मिल सकती, ठीक है ना। यानी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वेल्थ है, इस बात से मार्शल डिनाई नहीं कर रहा। मार्शल ने इम्पोर्टेंस जो एम्फेसाइज किया वो वेल्थ पे नहीं किया, वेलफेयर पे किया। बस आपको इससे ज़्यादा इस डेफिनेशन में और बात समझने की और अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसने अपना फोकस वेल्थ से वेल्थ पर शिफ्ट कर दिया कि पैसे को हासिल कैसे करना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसे को यूज़ कैसे करना है या चीज़ों को यूज़ कैसे करना है कि उससे सोसाइटी की वेलफेयर बढ़ सके, लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बस हम लास्ट डेफिनेशन पे आएंगे और फिर हमारी क्लास का आई थिंक टाइम 2:45 तक है ना, तो हमारे पास 5 मिनट है। अच्छा, जो लास्ट डेफिनेशन आती है लायनल रॉबिन्स की, ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और इनकी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ कि अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, यानी सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिक्स कहा जाता है कि जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया वो इन्होंने दिया। और आपको डेफिनेशन पढ़ के शायद इतनी अलग ना लगे, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ बातें बताई थी ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, यही एक्चुअल इकोनॉमिक्स का मतलब जो मैंने आपको बताया था, इनकी डेफिनेशन यही है। अच्छा, डेफिनेशन इन्होंने क्या बोली, इन्होंने डेफिनेशन कही कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। वही वाली बात, हम इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। कौन से बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं? एज आ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल का मतलब आपको समझ में आता है, ठीक है। एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? बॉन्ड्स। मल्टीपल एंड्स यानी मल्टीपल बॉन्ड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। मीन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? रिसोर्सेज, यानी दो चीज़ों की रिलेशन हम देख रहे हैं। जब हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। और ये जो रिसोर्सेज हैं इनके यूसेस क्या है? ऑल्टरनेटिव, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। एक ज़मीन है ना, उस ज़मीन के बहुत सारे यूसेस हैं। उसको आप एग्रीकल्चरल लैंड भी बना सकते हो, उस पर आप हॉस्पिटल भी बना सकते हो, उस पर आप कोई स्कूल कॉलेज भी बना सकते हो, उस पर आप हाईवे रोड भी बना सकते हो, कोई स्पोर्ट्स का भी कुछ बना सकते हो। तो उसका बहुत सारे यूसेस हैं ना। तो हमारे पैसा भी एक रिसोर्स है, बहुत सारे यूसेस हैं, बहुत जगह लगा सकते हैं। हमारे टाइम के भी बहुत सारे यूसेस हैं। हमें क्या करना है? हम अपनी उस रिसोर्स को, उससे हर चीज़ नहीं, हम जो हमारे पास एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है उस पर सब कुछ नहीं बना सकते, ठीक है ना। हमारी बॉन्ड्स तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट यूज़ इस ज़मीन का क्या है, सबसे बेस्ट यूज़ हमारे इस टाइम का क्या है, सबसे बेस्ट यूज़ इस वक्त जो हमारा पैसा है इसका सबसे बेस्ट यूज़ क्या है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और ये डिसीजन मेकिंग हमें आएगी कैसे? जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को सीखेंगे, अपनी सराउंडिंग को सीखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है। ये जो आपके पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स ही क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज अनलिमिटेड। यहाँ पे एक शेर याद आ जाता है कि गालिब ने एक शेर कहा था, और वो शेर ऐसा है कि वो बिल्कुल इस प्रॉब्लम पे पूरा उतरता है। गालिब की शायरी कोई पढ़ता है? किसी ने पढ़ी है? हाँ, बहुत सिंपल सा, उसका बहुत फेमस है उसका वो, कि हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन
फिर भी कम निकले। तो यही प्रॉब्लम ही तो बता रहे हैं, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, यानी क्या हुआ, अब कोई ना कोई कसर रह जाती है ना आपकी। आप कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं होते कि मेरी सारी वांट सेटिस्फाई हो गई, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है ना, कि यार फला चीज़ अगर मिल जाती है ना तो बस। तो यही वाली चीज़ इकोनॉमिक्स आपको बताती है कि भाई ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या है, फाइनाइट है, लिमिटेड है। ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे अगेन, ये एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रॉबिन की डेफिनेशन को बिल्कुल एंड कंक्लूड करना है तो ये एग्जांपल सबसे बेस्ट रहती है। तो मैं हमेशा अपने हर बैच के स्टूडेंट से ये बात पूछती हूँ। फॉर एग्जांपल यू आर अ पॉलिसी मेकर या आप कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है ना, और आपको एक काम दिया जाता है, आपको कुछ फंड्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, यू आर अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और आपके पास एक फ़ंड आपको दिए जाते हैं, कितने, लेट्स से आपको 1 बिलियन दिया गया और आपसे कहा गया कि भाई आपने ना ट्रांसपोर्ट पे कोई काम करना है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे कोई काम करना है। अच्छा, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ, आप इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस निकाल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट पे काम करने में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एक तो ये आ सकता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करें, ठीक है ना, मैं मेनली इस एग्जांपल को ऐसे बना रही हूँ कि आपको रॉबिन की जो ये डेफिनेशन है ना इसका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और एक मैं अपनी तरफ से एक ऑप्शन ऐड कर देती हूँ कि आप जो है ना वो लग्जरी कार्स बनाएं, लग्जरी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, आप इन कार्स पे काम करें, ये बनाएं, इसमें तो पैसा है, बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे पहले यू आर अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों की वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि मिस गवर्नमेंट तो नहीं सोचती, तो हम गवर्नमेंट की बात की डेफिनेशन लेते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन नहीं लेते, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोसाइटी की वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करना, ठीक है। तो आपने उसी तरीके से सोचना है, अपना फ़ायदा नहीं देखना, आपने देखना है कि मैं एज ए इकोनॉमिस्ट मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं और मेरे पास डिफरेंट ऑल्टरनेट्स हैं, उन फंड्स के डिफरेंट ऑल्टरनेट्स हैं, मुझे अपने इन फंड को वहाँ एलोकेट करना है, एलोकेट का मतलब समझ में आता है ना, वहाँ लगाना है जो उसका सबसे बेस्ट यूज़ हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा पहुँचे। आई नो कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लग्जरी कार्स की तरफ जाते हैं, जस्ट एक एग्जांपल, बनाई हुई एग्जांपल है, अगर आप लग्जरी कार्स की तरफ जाते हैं तो उसका फ़ायदा एक स्पेसिफिक क्लास को होगा, खाली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उनको। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करते हैं, पैसे तो उसमें भी देने ही होते हैं ना, मुफ्त में तो वो भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, पैसे तो उसमें भी देने हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, उसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। तो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है ना, बस यही है जो आपने डेफिनेशन पढ़ी। जी जी बोलें। देखो, बिल्कुल कमा सकते हैं आप इस वक्त अपनी, इससे ट्रांसपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर देंगे, हाँ उस तरीके से ज़रूर हो सकता है कि आप उससे कुछ अर्निंग कर सकें, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट मेनली एक्सपोर्ट पे इस तरीके से नहीं जा रही होती है कि गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दे। हाँ, वो प्लान्ड इकोनॉमी में तो ऐसा हो रहा होता है कि सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब गवर्नमेंट ही करना है, लेकिन जो हमारी जैसी इकोनॉमीज़ हैं इसमें हमारा एक अपना सेक्टर है ना, वो बना रहा होता है। गवर्नमेंट जो है ना वो ऐसा इन्वायरमेंट देती है कि उस पर लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। लेकिन मेनली अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट को ज़्यादा लोगों की वेलफेयर अगर हम देखें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा इसी ऑप्शन से होगा। आप इस पर आर्ग्यू कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई एक पॉलिसी की डिसीजन पे पहुंचना है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का एक ही कंक्लूजन हो, लोगों के देखने के थॉट्स अलग होते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई अगर हम उसको एक्सपोर्ट कर दें, सैलानी लोगों को खाना दे रहा है, हर किसी का थॉट सेम है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं,
कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मुफ्त खाना दे रहा है इससे क्या हो रहा है, कराची में हर तरह के लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, क्राइम्स कर रहे हैं और उनको खाने भी मुफ्त में मिल रहा है। तो ये एक तरीके से गलत हो गया है। इससे बेहतर ये कि आप कोई कारोबार शुरू करवाओ या आप कोई ये वाले काम करो, ना कि ये कि मुफ्त में हर वक्त खाना दो। तो एक चीज़ को देखने के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं इसका यही है। तो आपका व्यू भी एक तरीके से अपने लिहाज से सही हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मेरा व्यू ये है कि अगर आप ज़्यादा लोगों के इकनॉमी में लोगों की वेलफेयर को अगर बेहतर बनाना चाह रहे हैं, इस तरीके इस ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के मकसद में, ज़्यादा बेहतर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप काम करें। बाकी आप अपनी डिबेट भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ आपको एक बात समझानी थी, रॉबिन्स की डेफिनेशन। अब आप रॉबिन की डेफिनेशन देखोगे तो अब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इकोनॉमिक्स क्या बताती है कि हमारे पास हमारी ख्वाहिशात मल्टीपल हैं, रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास, लिमिटेड हैं, जो आपके फंड्स की सूरत में मैंने आपको दिखाया, और उनके यूसेस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव, ये भी कर सकते हो उनसे, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आपने उन रिसोर्सेज को बेस्ट एलोकेट करना है, वहाँ लगाना है जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ये एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ अपनी क्लास एंड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने अपना जी वरुण बिल्कुल पूछें। सॉरी मैंने आपका भी देखा। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कोई भी किसी भी लिहाज, ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट के हवाले से, आपको भी सीए के हवाले से कोई जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है या कुछ भी, आप सर सलान से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम ग्रुप बना लेंगे। अभी क्या है कि मैं इन लोगों से पूछ लेती हूँ कि स्टडी टेक्स्ट वगैरह मैं कहाँ शेयर करूँ। अभी तो हमारा एक जर्नल ग्रुप है, मैं उसी में ही शेयर कर देती हूँ। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन आप लोगों की हो जाएगी, आप लोगों को पोर्टल मिल जाएगा, तो हम लोग एक गूगल ड्राइव बना लेंगे और उसमें सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, सब मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों को एक्सेस मिल सके। जी बोलें। देखिए मैंने यही कहा वरुण कि जब हम गवर्नमेंट की टर्म यूज़ कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट की जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, वो ये कि गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट्स एक्चुअली में क्या कर रही होती हैं, वो बात बिल्कुल एक तरफ है कि गवर्नमेंट गलत यूज़ भी कर रही होती हैं, और लेकिन जो गवर्नमेंट का असल जो कहते हैं ना कि भाई फला ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, बनी क्यों थी, गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो वही लोगों के लिए काम करना, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना। अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव पे ही काम ना करे तो फिर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो तो वही है ना, तो हम उसके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ही बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं सोचना, हम सिर्फ गवर्नमेंट की उस पर बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट का काम क्या होता है। सर मुझे वरुण ने अपना नंबर बता दिया था, आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, जो 15 मिनट्स का ब्रेक है, क्लास यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है जी। और मुझे बाद में कोई बात याद आए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैंने अपने लिहाज से आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं कि हम थ्रू आउट कैसे लेकर चलेंगे। जी अच्छा, मैं